अस्सलाम वालेकुम के एस के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है बादे नो बहार चले। नावल की राइटर हैं रुखसाना निगार अदनान। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वो इतनी ज़ोर से चिल्लाई कि इसके हाथ से तराजू ही नीचे गिर गया। इसमें दिमाग ख़राब होने की क्या बात है? आप पर मैं बहन जी ज़्यादा गुस्सा इसलिए नहीं करता कि सुबह मंडी में ये भाव सुनकर एक बार तो मैं भी यूं ही बिगड़ा था। पर मेरे बिगड़ने से भाव का क्या बिगड़ा? कुछ भी नहीं। शाम तक और चढ़ जाएगा। जिवें गुड्डी उठ जावे ऊपर ही ऊपर, हाथ किसे ना आवे। आखिर में वो कुछ तरंग में आकर तराजू में डाली हुई भिंडियों वाला पलड़ा ऊपर की तरफ खींचते हुए गुनगुनाया। तो रशीदा ने एक जोरदार धप इसके पलड़े पर मारी। गुड्डी पावे ऊपर जावे या किसी मुस्टंडे के हाथ लगे, तू तो खुदा का खौफ कर। पलड़ा तो नीचे रख, सारे के सारे ही बेहया हो गए हो। सुबह दूध वाला बाला गुजर कमबख्त दूध के नाम को लाज लगाता है। निरा नाले का मटियाला पानी ड्रमों में भर लाता है। इकट्ठे 6 रुपए किलो पीछे बढ़ाने की खुशखबरी 2 फुट के दांत निकालते हुए सुना रहा था। मैंने तो इतनी जोर से बूहा दरवाज़ा बंद किया, इसका मुंह बच गया दरवाजे में आने से। रशीदा बाले गुजर की खुशखबरी सुनाने में जो मगन हुई, ताजे ने काम दिखलाया। जल्दी से भिंडियाँ शॉपर में डालकर इसके आगे रख दी। सायरा तो अभी तक शौक से नहीं निकली थी। फिर बाजी छटांगी तोल दवा। वो इसके शौक ज़दा चेहरे के आगे हरी कचूर लंबी लंबी डंडियों वाली सेहतमंद मिर्चें लहराते हुए बोला तो वो जैसे गहरी नींद से जागी। हाय मैं मर गई, काल दियाँ निशानियाँ मरन जोगियाँ, कोई ना पूछे इनको। 100 रुपए पाव हरियाँ मिर्चा, अल्लाह मेरी तोबा तोबा। वो शौक से निकलते ही एक बार फिर अपने दोनों कानों को हाथ लगाते गाल पीटते हुए बोली, 100 रुपए हों या 400 रुपए, दफ़ा दूर कर। ना ले कदी सस्ती होइयाँ खरीद लेंगे। रशीदा ने मसले हुए 3 नोट, एक 20 का और एक 10 का निकाल कर इसके तराजू में रखा। ना बाजी, हरियाँ मिर्चा बगैर कौन सी हांडी, वो भी दाल सब्जी वाली अच्छी लगती है? गोश्त मुर्ग तो आप ख्वाब हुए। सायरा इसी सदमे से निढाल थी। अब मेरी बहन, जितनी महंगाई है ना, तो उबला हुआ दाल भात बल्कि पत्ते भी स्वादी लगते हैं। काहे को बंदा चौंसले दिखाता पेरे। रशीदा ने इसे कमाल हमदर्दी से समझाते हुए कहा, 4 डंडियाँ हरे धनिए की ही डाल दे कमीने इंसान, ये कौन सा तेरे सोने के मोल आता है। इसने ताजे की भिंडियों वाली बोरी के नीचे दबे धनिए को ललचाई हुई नजरों से देखा और खुद ही झपट कर थोड़ा सा खींच लिया। ना बाजी, आजकल कोई शय सस्ती नहीं, ना सोना सस्ता, ना सब्जी, ना आटा, ना टोटा। बासमती चावल तो हम जैसे नहीं खा सकते। ताजा भी दुखे दिल से बोला, तो आज इधर ही खड़ी रहेगी। 12 बज रहे हैं, हांडी चढ़ाने का टाइम हो गया है। रशीद ने जाते हुए से टहोका दिया। 13 रुपए की आधी छटांग की ये 2 मिर्चें कर दूं? ताजे को भी इसकी कमजोरी का इल्म था। इसे छेड़ने को बोला तो वो जो हाथ में 5 रुपए का सिक्का दबाए खड़ी थी, इसे खा जाने वाली नजरों से देखकर रह गई। इसे मिर्चों बगैर चैन नहीं आएगा। ले ले फिर अपने लिए 2 मिर्चा, इकट्ठे 13 रुपए की। अब ऐसा भी क्या चस्का जुबान का कि बंदा इस नमानी सब्जी के लिए 13 रुपए बर्बाद कर दे। साथ वाली हामिदा इसे गोमगो खड़े देकर रशीदा को ठहोका देकर बोली, इसे तो हर घड़ी चौथा चढ़ा रहता है, हरी मिर्चें यूं खाती है। वो अभी आगे कुछ और कहना चाहती थी कि नईमा ने रशीदा की चुटकी काटी। ताजदीन चोर मुस्कुराहट चेहरे पर लिए बोतल के साथ अपनी सब्जियों पर छिड़काव कर रहा था। दफ़ा दूर सायरा सबको दफ़ा दूर करके मोड़ आई, हरी मिर्चों समेत। आज इसको दाल पकानी थी। बच्चे और आदिल तो दाल सब्जी कम मिर्चों वाली बल्कि फीकी ही खा लेते थे, जबकि वो अपने लिए आखिर में हरी हरी 2 मिर्चें ज़रूर डाल लेती थी। और कच्ची कच्ची मिर्चें दाल रोटी के साथ खाने में से बहुत लुत्फ आता था। मिर्चें तो पिछले हफ्ते से ख़त्म थी। अव्वल तो ये ताजदीन ला ही नहीं रहा था। इसका मुंह कैसा फीका सीठा सा हो रहा था। आज ऊपर मुंडेर ही से इसकी रेडी पर छोटी सी छाबड़ी में थोड़ी सी हरी मिर्चें पड़ी देखी तो फटाफट किचन के कार्नर्स पर पड़ा ये 5 का सिक्का लिए मिर्चें लेने आ गई। और मिर्चों का भाव सुनकर एक बार तो इसके होश ही गुम हो गए। इतनी मामूली सी अय्याशी वो भी नाकाबिल रसाई हो गई। इसे रोना सा आने लगा। गेट बंद करके अंदर आ गई। ले ली सब्जी सामने से मुनज़्ज़ा आ रही थी। सवाल से ज़्यादा लहजे में तंज था। नहीं, सब्जी तो नहीं लेने गई थी, दाल पकानी है मैंने तो। हरी मिर्चें लेने गई थी, 100 रुपए पाव। वो मुरझाए हुए लहजे में जान छुड़ाते हुए बोली और रुके बगैर आगे बढ़ने लगी। तो ले ली मिर्चें? वो जानकर इसके पीछे आई। नहीं, कहाँ से लेनी थी? देखूं ऊपर चूल्हा जल रहा था। इसने सीढ़ियों के पास पहुंचकर दौड़ लगा दी। अच्छा बता देना, आज देख लो भाई, पूरी 5 तारीख हो गई है। कल बच्चों के स्कूल की फीसों की भी आखिरी तारीख है। हाँ, मुझे अब दोबारा हरकारा ना भेजना पड़े। मुनज़्ज़ा ने इसकी तेज़ रफ्तारी और यूं जान छुड़ाकर भागने पर कदरे बुलंद आवाज़ में कहा तो इसके कदमों की रफ्तार खुद ब खुद सुस्त होकर बिल्कुल ढीली हो गई। आखिरी 3 सीढ़ियाँ तो इसने रुक रुक कर तय की थीं। ऊपर सामने के छोटे से सहन में तेज़ धूप चमक रही थी। सीढ़ियाँ चढ़ने ही में इसे अच्छा खासा पसीना आ गया था।
आधे किचन में धूप थी। वो बेजारी से जलता चूल्हा बंद करके अंदर कमरे में आ गई और पंखा फुल स्पीड से चलाकर कमरे के बीचों बीच फर्श पर ही बैठ गई और सर पकड़कर गहरे गहरे सांस लेते खुद को पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। आज 5 तारीख हो गई है, ये लोग भी सच्चे हैं और बच्चों की फीसें जमा कराने में सिर्फ 4 दिन और हैं और वैन वाला मुसलसल 3 दिन से तकाजा कर रहा है और कितना इसे कल कल पर टालूं। आ लें ज़रा आज ये आदिल साहब, क्या तमाशा बना रखा है इन्होंने। लानत भेजें ऐसी नौकरी पर, कोई और ढूंढ लें। आखिर इसमें रखा क्या है, इतनी जलालत, दौड़ धूप, खजल ख्वारी और महीने बाद 4 पैसे आते थे, इससे भी गए। जमा जत्था सारा इन 4 महीनों उठ गया। आखिर हम भी तो बाल बच्चेदार हैं, कब तक कमबख्त कुर्बानी के बकरे बने रहें। इधर होना क्या है जो हमारे पेटों पर पत्थर बांधने से कुछ सुधर जाएगा। यहाँ तो इसके दिलो दिमाग में खोलन बढ़ती जा रही थी कि नीचे वेस्पा रुकने की आवाज़ आई। हैं ये जावेद भाई अभी से घर आ गए आज फिर। वो एकदम से उठी और बाहर मुंडेर पर जरा सा झुककर नीचे सहन में देखने लगी। दोनों मियाँ बीवी आगे पीछे इस पतली सी गली नुमा रास्ते से गुजर कर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। चैम्बर बंद, कोर्ट बंद, रैली थी। थोड़ी देर इधर रुका हूँ, एकदम से तबीयत खराब होने लगी तो सब कहने लगे घर चले जाओ। मैंने भी सोचा अब इधर रुकने का फ़ायदा भी क्या है, काम तो कोई होता नहीं, सारा दिन ये जलसे जुलूस और नारेबाजी। इसलिए वो बीवी को बताते हुए अंदर कमरे में चले गए तो वो जलती धूप से घबराकर पीछे हट गई। इधर होना भी क्या है, रैलियां, जलसे जुलूस और धरने। कुछ सुधरे या ना सुधरे, कितने घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे, बच्चे स्कूलों से उठ जाएंगे और मेरे जैसी किस्मत की मारी हरी मिर्च के मिर्चीले जायके को भी तरस जाएगी और दूर से हसरत भरी नज़रों से इस मामूली अयाशी को तक्का करेगी। इस सब का कुछ फ़ायदा नहीं। आ जाएं आज ये आदिल और जावेद भाई, जाहिर है खाली हाथ खाली जेब ही आए होंगे तो शाम तक लाजमी, या अल्लाह क्या करें। ओफ़ो 12:30 हो गए, अभी दाल भी नहीं चढ़ाई और बच्चे आने वाले हैं। ये सरदर्दी तो अब उम्र भर की है। वो हड़बड़ाकर किचन की तरफ भागी। अस्सलाम वालेकुम मामा। वो तीनों कोर्स की शक्ल में सलाम करते हुए आगे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते आए थे। वो अजलत में इनके सलाम का जवाब देते हुए वो छोटा सा तपता बरामदा तय करके खुद सीढ़ियों की तरफ भागी। 3 सीने अबूर करके बाहें फैलाकर नन्ही अबीर को तेजी से झपट लिया। इसका मासूम सुर्ख सफ़ेद चेहरा धूप की तमाज़त और गर्मी से बुखार ज़्यादा सा लग रहा था। छोटा सा स्नो वाइट वाला बैग बमुश्किल इसके कंधे से झूल रहा था। शर्म नहीं आती, छोटी बहन का बैग नहीं पकड़ सकते। कितनी मुश्किलों से वो बेचारी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। इसे गोद में उठाकर लाते प्यार करते वो इन तीनों पर बरस पड़ी, जो खुद गर्मी की हिद्दत से सुर्ख पड़ते पसीने के बहते कतरों के साथ अपनी जुराबें और जूते उतार उतार कर कमरे में इधर उधर फेंक रहे थे। इनके बैग पहले ही एक दरवाजे के पास, दूसरा कमरे के वस्त में और तीसरा टीवी ट्रॉली के कदमों में पड़ा था और तीनों की पानी वाली बोतलें भी इधर उधर पड़ी थीं। मिनटों में साफ सुथरा कमरा बेतरतीब उलझा हुआ लगने लगा था और ये तो रोज़ की बकबक थी कि आते ही इन तीनों पर चीखना चिल्लाना के बैग, बोतलें, जूते, मोजे एक जगह अलमारी के निचले खाने में रखो। यूनिफॉर्म पिछले कमरे में अलमारी में ना सही एक ही जगह पर उतार कर रख दो। मगर इन तीनों के कानों पर जूं नहीं रेंगती थी और आज तो इसका ये बेकार की चीखो पुकार करने का मूड भी नहीं था। जहन पहले ही बहुत परेशान सा था। इसने अबीर के कपड़े बदले और इसका मुंह हाथ धुलाने बाथरूम में ले गई, जबकि वो तीनों भी चेंज करके घर भर में फिरने लगे थे। हसन ने तो फौरन ही टीवी ऑन करके कार्टून नेटवर्क लगा लिया था। रमना इसे हंगामा लगाने के लिए कहते हुए रिमोट कंट्रोल झपटने की कोशिश करने लगी। मॉम आज फिर दाल। हुसैन जो भूख का कच्चा था किचन में हांडी का ढक्कन उठाते ही चिल्लाया था। मुंह हाथ धो लिए हैं तुम दोनों ने। इसने आगे बढ़कर हसन से रिमोट छीना और टीवी का प्लग निकाल दिया। वो दोनों बुरे बुरे मुंह बनाते बाथरूम में चले गए। वो अबीर को बिठाकर इसे पानी देने लगी। बस यही नवाबजादी स्कूल से पढ़कर आती है, पहाड़ ढाकर, हम तो खेलने कूदने जाते हैं। हुसैन अंदर आकर माँ को अबीर की दिलदारी में लगा देखकर दाल का गुस्सा निकालने लगा। वो छोटी है, अभी हफ्ता भर तो हुआ है इसे स्कूल जाते। तुम लोगों को तो तौफीक नहीं होती कि छोटी बहन का ख्याल ही रख लो। आंटी अस्सलाम वालेकुम, ये मामा ने बिल दिया है, पानी और बिजली का बिल, आप देख लें, फिर शाम को पैसों के साथ भिजवा दें। मुनज़्ज़ा की बेटी सना हाथ में बिल लिए खड़ी थी। सायरा के माथे पर रफ्ता रफ्ता बढ़ती शिकनों और किसी तल्ख जवाब से बचने के लिए इसने बिल दरवाजे के पास पड़ी मेज़ पर रखे और ख़ुद तेज़ी से धूप का वो टुकड़ा क्रॉस करते सीढ़ियों की तरफ भाग ली। गज़ब खुदा का, बिजली का बिल देखो ना, हम कोई एसी चलाते हैं ना हमारे प्लांट लगे हैं। 4,000 का बिल यूँ आया है जैसे एक टूटा फूटा कूलर वो भी नहीं चलता और इनका कूलर तो दिन रात चलता है, 1 मिनट के लिए जो ये लोग बंद करें। अब भरने के लिए हम हैं, 4 पंखे इनके चलते हैं और दिन में भी 3 कमरों की लाइटें जलती ही रहती हैं। ऊपर कमबख्त है क्या, 2 कमरों के चौबारे,
3 पंखे, 3 लाइटें और पानी का बिल देखो, सारा टाइम तो ऊपर टूंटियों में से हवा आती रहती है। सारा वक्त बाथरूम और किचन में पानी के टब देगचे भर भर कर हलकान होती रहती हूँ। और जो कभी आधी रात को गलती से उठकर बाथरूम चले जाओ तो बस फिर तयम्मम। इसके फराटे से चलती जुबान बच्चों का ख्याल करके जरा सा रुकी। मॉम आज खाना नहीं मिलेगा। हुसैन इस दौरान दोबारा किचन का चक्कर लगा आया था। फ्रिज में कोई और सालन नहीं है। इसने कितनी देर फ्रिज खोलकर तलाशी ली। ये थोड़ी सी भिंडियाँ हैं, यही गर्म कर दें। वो छोटी सी कटोरी में ज़रा सी बची भिंडियाँ लिए इसके सामने लजाजत से कह रहा था। वो एक बड़ा सा होका नुमा सांस भरकर खड़ी हो गई। अबीर के मुंह में निवाले देते हुए रमना और हसन को बेदिली से खाते देखकर टोकने लगी। आप क्यों नहीं खा रही मामा? हसन ने भिंडियाँ 2 ही निवालों में लपेट ली थीं। सायरा को यूं ही बैठे देखकर कहने लगा, जी नहीं कर रहा। फीकी सी दाल देखकर तो इसका जी ही मतलाने लगा था, हरी मिर्चों के बगैर। मामा किचन में अचार है। हुसैन की सारी आदतें इस जैसी थीं। फीके बेमज़ा खाने से इसे भी खाना दुश्वार होते थे। देख लो जाकर, वो बेनियाजी से बोली। अचार तो पिछले हफ्ते से ख़त्म था। पहले वो अक्सर घर में लसूड़े और आम, हरी मिर्चों का अचार डाल लिया करती थी, मगर 2-3 सालों से जब से अखराजात बढ़े थे, खसूसन महंगाई का भूत सर चढ़कर बोलने लगा था, सरसों का तेल नाकाबिले हसूल लगने लगा था। इसने अचार डालना छोड़ दिया। महीने भर के सौदे के साथ नशर अचार का छोटा जार ले आती थी। पहले सिर्फ वो खुद खाने वाली थी, अब तो हुसैन और रमना भी लेते थे। आदिल और हसन को अचार पसंद नहीं था। उफ, ये तो खाली है। हुसैन बुरे बुरे मुंह बनाते हुए जार के अंदर रोटी का निवाला रगड़ने लगा। पानी तो इसके मुंह में भी आया, मगर आंटी ये ले लें। सना फिर बेचाप कदमों के साथ दरवाजे पर मौजूद थी। क्या है? वो बेजार से लहजे में बोली और गर्दन मोड़कर देखने लगी। रमना उठकर इसके हाथ से प्लेट ले आई। 2 आलू के कटलस थे और साथ में थोड़ी सी पुदीने की चटनी। कटलस तो इसके देखते ही देखते बच्चे खा गए। इसने सब्र शुक्र करके चटनी के साथ 3-4 निवाले खा लिए। मामा ये देखें। खाने के बाद बर्तन किचन में रखकर वो किचन बंद करके अंदर आ गई। धोने बैठ जाती तो इन चारों में से किसी ने भी 2 घड़ी को टिक कर आराम नहीं करना था। वो चारों को लेकर नीचे फर्श पर तकिए रखकर लेट गई। ऊपर बेड का फोम तो आग लगाता था, यूं तो पंखा भी आग ही बरसा रहा था, मगर नीचे फर्श कुछ बेहतर था। वो भी सुबह इसने खूब पानी गिरा गिरा कर ठंडा किया था। पर्दे आगे कर देने से कुछ कमरा ठंडा हो ही जाता था। गर्मियों की दोपहरें ऐसे ऊपर वाले पोर्शन में तो कयामत से कम नहीं होती। वो अबीर को लेटाकर खुद लेटने लगी थी कि हसन ने अपने बैग से कोई स्लिप निकालकर इसकी तरफ बढ़ाई। मामा मुझे भी मिली है, अभी उठकर दिखाऊंगी। रमना ने जमाई रोकते हुए आंखें बंद की और करवट ले ली। मुझे याद आ गया, मुझे भी मिली है। हुसैन छलांग मारकर उठा और अपने बैग से हसन जैसी स्लिप निकालकर ले आया। बेदिली से कागज के इन टुकड़ों पर नजर पड़ते ही इसका सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे रह गया। कमरे के ठंडे मलगजे अंधेरे में इसकी आंखों के आगे तारे से नाच उठे। तीनों की स्कूल फीस में यकमुश्त 200 रुपये फी कस इजाफा कर दिया गया था। और मामा वैन वाले अंकल कह रहे थे पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, इस यकम से वो सारे बच्चों से 100 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। हसन इसे एक और खूबसूरत इतला देकर वहीं हुसैन के पास टांगे फैलाकर लेट गया। इकट्ठे 800 रुपये फीस में इजाफा और 400 रुपये वैन वाले के, यानी पूरे 1200 रुपये, और 2000 बिजली का बिल और 650 रुपये पानी का, 4200 और 650 यानी पूरे 5000 नहीं 5150। मामा इधर खुजली करें। अबीर गनूदगी में कमर को हाथ से खुजाते हुए बोली तो वह बेख्याली में इसके सर में खारिज करने लगी। मामा यहाँ वो बेमज़ा सी होकर इसका हाथ खींचने लगी। तकरीबन 4000 रुपये इजाफी चाहिए, और अभी तो किराया पिछले महीने का नहीं दिया। ओ मेरे खुदा! इसका सर चकराने लगा था। मामा मैंने कल साइंस की कॉपी के लिए 50 रुपये लेकर जाने हैं और मुझे जल्दी उठा दीजिएगा। मुझे आज 3 टेस्ट मिले हैं। हसन हल्की सी नींद से जाकर इसे याद दहानी करवाते हुए बोला और फिर सो गया। वो बस खाली खाली नज़रों से इसे देख कर रह गई। असल में तो सिर्फ ये मसला है मेरी जान के वो ताजदीन का बच्चा तुम्हें हरी मिर्च नहीं देख कर गया और तुम्हारा मूड सारे का सारा गारत हो गया। ये चिड़चिड़ापन इसी नारसाई का शाखसाना है। आदिल रात को इस फीकी दाल के साथ चावल खाते हुए उल्टा इसका मजाक उड़ाने लगा। दाल के ऊपर नमक और पिसी हुई काली मिर्चें डालने के बावजूद इससे ज़रा जायका नहीं लग रहा था। आप खाना खा लें, मसला सिर्फ हरी मिर्चों की नारसाई का नहीं। वो ठंडे पानी का गिलास इसके सामने रखते हुए कदरे सर्द लहजे में बोली, आप जब ऊपर आ रहे थे जावेद भाई मिले आपसे? इसने कनखियों से आदिल की तेज़ी से साफ होती प्लेट की तरफ देखा। मालूम नहीं दोपहर में भी इन्होंने कुछ खाया था या नहीं। आदिल बड़े बड़े चमचे मुंह में डालकर इन्हें चबाए बगैर निगल रहा था। भूख कितनी जालिम होती है। इसका जी बुरा हो गया और थोड़ा शुक्र अदा करते हुए इस फीकी दाल के साथ चावल खाने लगी। बच्चों ने बड़ा नाक मुंह चढ़ाकर दाल चावल खाए थे और अब बाहर छत पर खेल रहे थे।
हाँ मिले थे, कह रहे थे खाना खाकर ज़रा इनसे आकर मिल लूँ। इसने बड़ा सा निवाला तेज़ी से निगला तो इसका निवाला मुंह ही में रह गया। इसे आजकल मुन्नज़ा और जावेद भाई के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। वही मसला होगा किराए का। हालांकि मैंने परसों ही इन्हें अपनी मजबूरी बताई भी थी, बल्कि बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। सारे मुल्क को तो पता है इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। शुक्र है हमारा अखबार मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो गया, चल ही रहा है। तनख्वाहें पूरी न सही आधी मिल ही रही हैं। दाल दलिया चल रहा है। अखबार को पाबंदियों की वजह से इश्तहारात नहीं मिल रहे। कल भी मीटिंग थी बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव की। इन्हें खुद हमारे मसाइल का एहसास है। इंशाअल्लाह उम्मीद तो है अगले बकायाजात पूरे ना भी मिल सके, तनख्वाह पूरी मिल जाएगी। हमारा चैनल भी आजकल में खुलने वाला है। बातचीत चल रही है। इसने प्लेट इस तरह चमकाई थी जैसे वो इस्तेमाल ही न की गई हो। इस बातचीत चलने और बकायाजात मिलने में हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। हाँ, वो जलकर बोली। भाई मायूस नहीं होते, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं। वो अपने मखसूस हल्के फुल्के अंदाज में इसे तसल्ली देते हुए हाथ धोने चल दिया। ये क्या है? वो तौलिए से हाथ रगड़ता दोबारा कमरे में आया तो सायरा ने फीस के इजाफी चार्जेस की स्लिप इसके आगे कर दी और वैन वाले ने भी 100 रुपये फ़ी बच्चे के हिसाब से बढ़ा दिया है। पेट्रोल को जो आग लगती जा रही है, वो बेदिली से कहते हुए दस्तरख्वान से बर्तन समेटने लगी। ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनकी इतनी फीस देना। आदिल ने स्लिप हाथ में दबाकर कदरे परेशानी से कहा, यही तो मैं कह रही हूँ, महीने का राशन ख़त्म हो चुका है। आज दोपहर को मैंने आटे वाला डब्बा साफ़ करके गूंदा था। कल दोपहर को बच्चे तो खा लेंगे, बमुश्किल रात के लिए कुछ भी नहीं, ना आटा ना चावल। बात सिर्फ हरी मिर्चों के ना मिलने के गम तक महदूद न थी। और यह पानी और बिजली के बिल। किराया तो चाहे लेट भी हो जाए, बिलों के पैसे देना तो लाजमी है। अगले हफ्ते की लास्ट डेट है। आदिल की बोलती बिल्कुल ही बंद हो चुकी थी और इन लोगों का भी कसूर नहीं। आज भी जावेद भाई सुबह ही वापस आ गए थे। अदालतों का बायकाट था। आज जुमेरात जो थी, अब 1.25 साल तो होने को आया। बेचारों की प्रैक्टिस ना होने के बराबर रह गई है। साथ वाली सलमा भाभी बता रही थी, जावेद भाई इनके देवर की दुकान पर गए थे। वो जो प्रॉपर्टी डीलर है कि ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देना है। इसने कहा कि वो तो आपका पहले ही किराए पर चढ़ा हुआ है। तो वो कहने लगे कि एक तो वो लोग किराया बहुत तंग करके देते हैं, दूसरा किराया बढ़ा भी नहीं रहे। मैं तो पहले ही मुनज़्ज़ा भाभी के तेवर बदले हुए देख रही थी। अब इतना सामान और बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे? 2 कमरों का किराया 5,000 से कम नहीं। फिर डीलर को रकम दो और पता नहीं कैसे लोग मिलते हैं। फिर शिफ्टिंग की टेंशन और ख़र्चा अलग। इसे तो लग रहा था आज इसका सर ही फट जाएगा। ओफ़ो, ये मुसीबत भी लाजमी है। चारों ओर घोप अंधेरा हो गया था, लाइट चली गई थी। ये आज 10 के बजाय 9 बजे चली गई। आदिल उठकर बाहर बनी छोटी सी छत की तरफ चले गए। बुरे वक्त का कोई शेड्यूल नहीं होता, जब चाहे सर पर नाजिल हो जाता है। वो बड़बड़ाते हुए अंधेरे में टमक टोइयां मारती बाहर की तरफ आ गई। भाई कमरे में कोई रोशनी तो कर दो, मोमबत्ती जला दो। आदिल ने घुप अंधेरे से घबरा कर कहा, मामा अंधेरा है, बाथरूम जाना है मैंने। अबीर दरवाजे में खड़े होकर रोने लगी। मोमबत्ती कहाँ से आए? क्या उमर खिजर लिखवा कर आई थी? एक ही लेकर आए थे ना 30 रुपए वाली, ख़त्म हो गई। गैस का लैम्प जलता नहीं। अब मैं इसे कैसे बाथरूम लेकर जाऊं? इसे रह रहकर शदीद गुस्सा आए जा रहा था। लम्हा बलम्हा जिंदगी तंग होती चली जा रही थी। आदिल साहब, इसी वक्त जावेद की आवाज़ निचली सीढ़ियों से आई। सायरा का दिल जोर से धड़का। मालिक मकान जब भी आदिल को यूं आवाज़ देकर बुलाया करते थे, इसका दिल यूं ही उल्टी सीधी तरतीब से धड़का करता था। इतने सालों में भी वो इसी पेशी की आदी नहीं हो सकी थी। क्या कह रहे थे? आदिल आधे घंटे बाद ऊपर आया था। दोनों उतर कर नीचे गली में चले गए थे, वही जो मालिक मकान कहा करते हैं। आदिल ने लापरवाही से कहा, जो कुछ वो बार बार सुनने का आदी हो चुका था। सायरा अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर आदिल का चेहरा देखने की कोशिश करने लगी। मामा मच्छर काट रहे हैं, हाथ वाला पंखा लाकर झल दें। हुसैन ने फरियादी लहजे में आवाज़ लगाई। हसन आधा मुंडेर से नीचे लटका हुआ लेटने की कोशिश कर रहा था। आ जाओ बाहर, इतनी गर्मी और हब्स तो नहीं। आदिल ने अंधेरे में इसका हाथ पकड़ा और बाहर छत की तरफ आ गया। वो किसी मामूल की तरह गुमसुम इसके साथ चलती गई थी। क्या कह रहे थे? बांग की टूटी चारपाई में दोनों बैठते ही धंसे गए थे। दूसरी चारपाई जो ज़रा बेहतर हालत में थी, रमना और अबीर बैठी थीं, जबकि तीसरी चारपाई पर हुसैन लेटा मच्छरों को फिजा में हाथ हिला हिलाकर भगाने की कोशिश कर रहा था। हसन इसी तरह मुंडेर से लटका था। हसन, इधर आकर बैठो, दीवार के साथ ही इलेक्ट्रिक पोल है, सारी तारें तो दीवार पर गिर रही हैं, इधर आओ। वो हसन को देखते ही चिल्लाई, मामा लाइट कब आएगी? हुसैन रो देने वाले अंदाज में बोला तो वह करीब पड़ा अखबार इसे झलने लगी। पापा, हमारे मुल्क में इतनी लाइट क्यों जाती है? स्कूल में भी 3 बार गई, इतना पसीना आया और इतनी गर्मी, कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा था। घर में आकर दोपहर को सोए, अभी थोड़ी देर भी नहीं हुई कि लाइट चली गई। शाम को पढ़ने बैठे, फिर गायब। आखिर ये लाइट क्यों जाती है पापा?
हसन इन्हीं की चारपाई पर बैठते हुए रो देने वाले अंदाज में कहने लगा, बेटा हम लोगों की कोताहियाँ और गफलत क्या कह सकते हैं। आबादी इतनी बढ़ गई और इस आबादी की बिजली की ज़रूरत भी, और डैम एक नहीं बना। बिजली की पैदावार के लिए एक भी प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया गया, तो फिर यही होना था। आदिल इसके घने बालों में हाथ फेरते हुए इसे नरमी से समझाने लगा, पापा डैम क्यों नहीं बनाते ये लोग। वो नींद से बोझल होती आंखें मूंदते हुए बोला, दोपहर को भी पूरी नींद नहीं ले सका था। मालूम नहीं बेटा हम कैसे बेध्यान से लोग हैं। जब डैम बनाने के लिए मुत्तफिक होने और कौम को हम ख्याल बनाने की ज़रूरत थी, हम मैराथन रेस और बसंत को कौमी त्यौहार बनाने के लिए अवामी राय हमवार करने में अपनी तवानाइयाँ लगा रहे थे। और फिर बेटा हमारी हुकूमतें जिन आलीशान महलों और बंगलों में रहती हैं, वहाँ तो एक लम्हा के लिए बिजली की तरसील मौकूफ़ नहीं होती। जो इन्हें बिजली की पैदावार में कमी का एहसास हो और इस कमी को दूर करने के लिए कोई मंसूबा कोई प्रोजेक्ट शुरू करते। हमारा हमसाया दोस्ती और सकाफती ताल्लुकात की आड़ में हमारे दरियाओं पर बंद बांधता नत नए डैम बनाता रहा, और हम दो कौमी नज़रिया दुरुस्त था या गलत, इस नई दोस्ती के अहदो पैमाम बांधते इस बहस में पड़ गए। तो फिर अंधेरे ही हमारे आंगनों में उतरने थे न कि। आदिल दुखे दिल के साथ बच्चे को समझाते अफसरदगी से बोला, दफ़ा भी करें आप, क्या लाहासिल बहस बच्चे के साथ लेकर बैठ गए हैं। इसे इस बकवास की क्या समझ आनी है। हमारे बड़ों को अभी तक नहीं आ रही तो ये तो बच्चे हैं, क्या समझेंगे जो इनके सामने अपना पूरा अखबार खोलकर बैठ गए। सायरा जो दिन भर अखराजात और उलझी हुई सोचों के साथ खुद ही लड़ती झगड़ती रही थी, एकदम से भड़क कर बोली, यूं भी इस गर्मी लोड शेडिंग और मालिक मकान के बेलिहाज अंदाज इसे आजकल और भी खुद तरसी में मुब्तला कर रहे थे, और सबसे बढ़कर खाली होते किचन की हालत। ये तो सो भी गया है। आदिल हसन को नीचे सर करके देखते हुए बोला, इतनी शानदार लोरी जो इसे सुना रहे थे इसने सुना था। वो तेज तेज अखबार झलते छिटकर बोली, ये एक घंटा भी सदियों पर मुहित हो जाता है, पता नहीं क्या टाइम हो गया। वो बुरी तरह से झुला रही थी, अभी बच्चों के यूनिफॉर्म भी इस्त्री करने हैं। सुबह तो फिर उठो लाइट साहिबा गायब होती है, बस 15 मिनट है। आदिल ने हाथ में पकड़े मोबाइल को ऑन करते हुए टाइम देखकर कहा, ये तो चारों सो गए, इनको दूध नहीं देना था। आदिल ने मुड़कर हुसैन, रमना और अबीर को देखते हुए कहा, दूध कहाँ से आता, 2 दिन से दूध वाला दूध देकर ही नहीं जा रहा। इसका 2 माह का बिल है, रोज़ चक चक करता है दरवाजे पर आकर। रोज़ दूसरे दूध वाले से आधा किलो लेती रही हूँ, पर आपको क्या टेंशन, सारे अजाब तो मेरी जान को हैं। वो मुंह में बड़बड़ाई तो आदिल इसे गहरा सांस लेकर देखने लगा। फिर दोनों के दरमियान खामोशी छा गई, सिर्फ हवा के लिए जलते अखबार की फड़फड़ाहट थी या हब्स था। लाइट आई तो दोनों कितनी देर तक रोशनी से चंदियाती आंखों को खोल नहीं सके। ये तो इधर ही सो गया, चलो आज मेरे साथ ही लेट जाएगा। वो हसन को झलंगर से चारपाई पर लिटाते हुए उठ खड़ा हुआ, इस टूटी चारपाई पर आप दोनों कैसे सो सकते हैं, लिटाएं इसे हुसैन के साथ, रात भर नहीं सो सकेंगे आप। और अंदर कमरों की तरफ तो मुंह नहीं किया जा रहा, दोजख की लपेटें आ रही हैं। मैं इनके यूनिफॉर्म इस्त्री कर लूँ जल्दी से, फिर आकर लेटती हूँ। और बात सुने। वो कहते कहते अंदर चली गई तो मजबूरन आदिल को भी अंदर का रुख करना पड़ा। हद हो गई, आप बता नहीं रहे क्या कह रहे थे जावेद भाई। पहले कमरे में ही पड़े इस्त्री स्टैंड पर इस्त्री का प्लग लगाते हुए वो अपने दिल की उलझन रफा करने को पूछने लगी, उन्होंने और क्या कहना था भला। आदिल गरम जलते बलते कमरे में आते ही तप गया। ऊपर का पोर्शन आपको अलॉट कर दिया है, बेगम हो जाएं, ये कहना था इन्होंने भाई। वही किराया और किराए में इजाफा, अखराजात, महंगाई, बेचारगी, परेशानी, टेंशन्स, और क्या। अब सोने की इजाज़त है इस मज़दूर को। वो चिढ़कर कहते हुए बोला तो वो इसे देख कर रह गई। अगले लम्हे वो धप-धप करता बाहर निकल गया। मैं चादर तो बिछा दूँ चारपाई पर, इसे फिर टूटे बांध की चुभन याद आई तो चादर लेकर पीछे लपकी। रहने दो ऐसे ही ठीक है। वो हसन को हुसैन के साथ लिटाकर खुद भी इस झूले में कूदने वाले अंदाज में लेट गया। कूलर की मोटर का पता नहीं किया, वो आहिस्ता आवाज़ में बोली। घर घर करता पेडेस्टल फैन गर्म हवा के थपेड़े फेंक रहा था, और फिजा में तो जैसे हर चीज़ साकिन थी, कहीं कोई पता भी नहीं हिल रहा था। सांस लेते हुए घुटा जा रहा था। इसने बेचारगी से बेसोच सोए बच्चों की तरफ देखा। मोटर का पता क्या करना है, वाइंडिंग का वो 400 रुपये मांग रहा है। अब 6 साल पुराने कूलर में बचा क्या है, पैसे मिलते हैं कहीं से तो कल परसों ठीक करवा लाऊंगा, जान छुड़वाने वाले अंदाज में आदिल ने कहा, और आंखों पर बाजू रख लिया। वो बेदिली से अंदर आकर कपड़े प्रेस करने लगी। पूरे जिस्म पर पसीना यूं रेंग रहा था जैसे वो नहा कर आई हो। चिपके हुए बाल गीले गीले से और उलझन का बायस बन रहे थे। उफ, नहा ही लूँ फिर ठीक से नींद आएगी। इस्त्री बंद करके वो बाथरूम में तौलिए लिए घुस गई। आधा टब भरा हुआ था। इसने टूंटी खोली, लंगड़ाती हुई पानी की एक धार निकली और इससे गरगर की आवाज़ और कतरे टपकने लगे। उफ मेरे खुदा, पानी भी नहीं है और बिल
जो लोग आजकल खुदकशियाँ कर रहे हैं, दूसरों को कत्ल कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। वो अपना खून जलाती रही, खड़ी बल्ब की टिमटिमाती रोशनी में टूटी से गिरते कतरों को देखती रही। अब इस पानी से नहा लूँ और अगर सुबह तक पानी ना आया तो बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? और रात को बाथरूम किसी को जाना पड़ गया, रहने दो और सायरा बीबी सो जाओ वैसे ही। वो ठंडा सांस भरती तौलिया लिए पसमर्दगी से बाहर निकल आई। बाहर इस तरह सलेटी सा अंधेरा था और हबज़दा वहशतनाक फिजा कि कहीं कोई जिगर जिगर करता तारा भी नहीं था। बुझते दिए से दो चार उदास सितारे कहीं कहीं टिमटिमा रहे थे। इनका भी लगता है पेट्रोल ख़त्म हो गया है। वो अपनी सोच पर कोफ भरी मुस्कुराहट के साथ रमना और अबीर की चारपाई की तरफ बढ़ी और अपने लिए जगह खोजने लगी। इसे मेरे साथ लिटा दो अबीर को। आदिल पता नहीं कैसे गहरी नींद से जागा था। भारी नींद से बोझल आवाज़ में बोला। इसने बस सोचने को एक लम्हा लगाया और अबीर को उठाकर आदिल के पहलू में लिटा दिया। कम से कम रात वो भी जब तक लाइट आ रही थी इसे नींद तो लेना चाहिए। यही सोचकर वह रमना की दूसरी तरफ लेट गई। नींद और थकन की वजह से इसे फौरन सो जाना चाहिए था, मगर गर्मी और हब्स ने शायद घंटा भर इसे जगाए रखा। घरर घरर करता पंखा लाइट जाने से बंद हुआ तो इसकी आंख खुली। हल्की हल्की आवाज़ चलने लगी थी, जिसकी वजह से शायद बच्चे भी पंखा बंद होने के बावजूद सो रहे थे। इसने भी आंखें बंद कर लीं। अगला दिन पिछले से भी ज़्यादा परेशान कौन और हब्स ज़्यादा चमकीली धूप वाला था। आदिल साहब सुबह सवेरे बगैर नाश्ता किए 1 किलो दूध का लिफाफा फ्रिज में रख कर जाने कहाँ चले गए थे। इसे अच्छी खासी परेशानी लाहक हो गई। नमाज के वक्त इसकी आंख खुली। सोचा उठकर नमाज पढ़ ले, मगर इस वक्त तो कुछ परसुकून नींद आ रही थी। कुछ ठंडी फिजा का असर था। इसने आदिल को उठकर जाते देखा था। यही समझी नमाज पढ़ने जा रही हैं। मैं जा रहा हूँ की आवाज़ पर वो हड़बड़ा कर उठी थी। आदिल तैयार होकर बाहर निकल रहा था। नाश्ता तो कर लें, कहाँ जा रहे हैं इतनी सुबह? वो फिक्रमंद से बिस्तर छोड़ती आदिल के पीछे लपकी। कर लूँगा नाश्ता, दूध फ्रिज में पड़ा है, बच्चों को ज़रूर दे देना, खुदा हाफिज़। वो रुके बगैर कहकर सीढ़ियाँ उतर गया तो वो अपनी नींद को कोसती बाथरूम चल दी और सच शुक्र टूंटियों में वाफिर पानी आ रहा था। बच्चों को इसी दूध के साथ एक एक स्लाइस देकर स्कूल रवाना किया और अपने लिए चाय और आखिरी बचा हुआ स्लाइस सेंक कर अंदर कमरे में आ गई। हद हो गई, खुद निकल गए हैं, बताया भी था रात को ना आटा है ना कोई सब्जी ना कुछ और, क्या पकाऊंगी मैं? याद आते ही जलते कुर्ते चाय का पहला घूंट भरा और रिमोट से टीवी ऑन कर दिया। अनारकली बिरयानी के लिए आपको जिन अशिया की ज़रूरत है पहले वो लिख लें। चावल बासमती आला दर्जे का 1 किलो, मटन गोश्त गोल बोटी डालें तो ज़्यादा अच्छी बात है, वरना चिकन भी चलेगा। और माहिर शेफ़ अशय खुदनी का ढेर शेल्फ पर सजाए अनारकली बिरयानी की तरकीब लिखवा रहा था। जितनी गुर्बत महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, इतने ज़्यादा इस तरह के प्रोग्राम्स आने लगे हैं। हमारे अंदर की भूख को जगाने के लिए, हमारी नफ्सियात को उलझाने के लिए। लोग सादा रोटी सालन को तरस रहे हैं और ये नत नई डिशेस यूँ सिखा रहे हैं जैसे लोगों के घरों में अजनास के ज़ख़ीरे लगे हैं। हाँ, होंगे भी तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के घर। इसे एकदम याद आ गया। आदिल बगैर नाश्ता किए चले गए। पता नहीं क्या खाया होगा। हालांकि पता भी है बाज़ारी खाने से फ़ौरन इनका पेट ख़राब हो जाता है। फिर भी वो चाय पीते हुए कुड़ने लगी। टीवी ऑफ कर दिया। आज तो है भी जुम्मा, बच्चों ने भी जल्दी घर आ जाना है तो क्या पकाऊं? कप रखते ही इसकी नज़रें घड़ी पर पड़ी। पहले सफाई तो हो जाए। सुबह को अकेली होने की वजह से इसे खुद से बातें करने और हिदायतें देने की आदत सी पड़ गई थी। सफाई में पूरा घंटा लग गया। घर तो चमक गया, मगर वो खुद जैसे पानी से नहा गई। धूप इसी तरह चमक रही थी और हव्स में इजाफा होता जा रहा था। या अल्लाह कैसी गर्मी है, कुछ किचन का हो जाए तो नहा लूँ। खुद को फूंके मारती वो फ्रिज खोलकर खड़ी हो गई। ठंडी हवा के झोंके थे और 3-4 पानी की बोतलें। सब्जी की दराज में 2 आलू, 1 टमाटर और 1 बैंगन पड़ा था। इसने वही बाहर निकाल लिए। जानती थी कल डब्बा झाड़ कर आटा गूंदा है। फिर ढक्कन खोलकर झांकने लगी। क्या करूं अब? इसने बेबसी से इसे 1 प्याज, टमाटर, 1 बैंगन और आलूओं को देखा। आटे का मसला जूं का तू था। कार्नस पर हाथ मारकर कल वाला 5 रुपए का सिक्का उठाया और कमरे में आ गई। अलमारी में अबीर का बारबी डॉल वाला गुल्लक पड़ा था। कुल 1-1 रुपए के 13 सिक्के थे। इन 13 सिक्कों को निकालते हुए वो अजीब सी शर्मनाक एहसास जुर्म में घिर गई। यह एहसास जुर्म अच्छा है बजाय इस फासिद ख्याल के। वो कितनी देर यूं ही नस्वारी सिक्कों को हाथ में लिए बैठी रही कि वो ख्याल इसके दिमाग में कूदा। अपने 2 बच्चों के साथ 7 अप स्टॉप के पास खड़ी वो बुशरा, जिसने चलती ट्रेन के आगे इन 2 मासूमों को कलेजे से लगाकर इनकी और अपनी जान ले ली इस भूख मुफलिसी के हाथों। कितने दिन कितनी रातें वो इस खबर को पढ़कर सो नहीं सकी थी और फिर कितने दिन सोचती रही, बुशरा तेरी कुर्बानी का क्या बना? इस बेरहम माशरे में तेरी इस कुर्बानी से किसी एक बुशरा की भी तो तकदीर नहीं संवर सकी। अखबार रोज़ाना रोज़ाना की बुनियाद पर खुदकुशियों की खबरों से भरे होते थे। आदिल लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसे अखबार से चिढ़ थी।
बड़ी दहशतनाक ज़िंदगी से मायूस कर देने वाली खबरों से चिढ़ थी, इसलिए वो आदिल के अखबार घर ले आने पर लड़ पड़ा करती थी। लोग कल की उम्मीद से मायूस हो गए हैं, शायद इसलिए। आदिल ने इसके जर्द हरासा चेहरे को देखकर होले से कहा था, सायरा एक वादा करो, वो भी इन दिनों। और ये कौन सा बहुत दिनों पहले की बात है, अभी 1.5 महीना पहले की। बहुत परेशान, बहुत हरासा रहा करता था। तुम बुशरा की तरह अपने कल से अपने रब से मायूस नहीं होगी, वादा करो। इसने वादा नहीं किया था मगर रो पड़ी थी। और इसे याद है इन रातों में जब वो ज़ोर से करवट लेती या यूं ही गर्मी से घबरा कर उठ जाती तो आदिल सोते से चौंक चौंक जाता था। क्या इसे खौफ है कि मैं अपनी या अपने बच्चों की इस गुर्बत तंगदस्ती के हाथों जान ले लूँगी? वो इसके यूं चौंकने पर सोचने लगी थी और फिर दिल में खुद को अपने इस अहद से बांधने लगती कि वो अपने कल से अपने रब से कभी मायूस नहीं होगी। आजकल आजकल फिर इसके हाथों से अपने ही इस अहद की डोरियां छूटने लगी थीं। ओफ़ो, कितना टाइम हो गया, मैं क्या सोचने लगी। वो टाइम देखते ही घबरा कर उठ खड़ी हुई। हसन को भी पैसे जमा करने का शौक था। इस ख्याल से इसने कमरे की अलमारियां छान मारी मगर कुछ न मिला। हाँ, टीवी ट्रॉली के दरवाजे से 2-2 रुपए के 2 सिक्के मिल गए। ये 1 किलो आटा और 5 के रुपए के बैंगन चाहे एक मिले ले आना। इसने मोहल्ले के बच्चे को अपनी वो इकट्ठी की हुई जमा पूंजी थमाई। शॉपर में थोड़ा सा आटा और इस आटे पर पड़ा हुआ वो सुखड़ा सिमटा कासनी बैंगन। वो शजदत सी रह गई। आंटी अंकल कह रहे थे आटा 25 रुपए किलो है, 18 रुपए का नहीं देते। ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ। और सब्जी वाले अंकल भी बैंगन नहीं दे रहे थे। बच्चे ने अपनी बहादुरी और जोरावरी का किस्सा सुनाते हुए दांत तल नज़रों से इसे देखा, जो अपनी जगह पानी पानी सी हो गई थी। वो हल्का सा आटे का शॉपर पकड़ते हुए वो नहाकर नमाज पढ़ रही थी जब बादल की सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ इससे सुनाई दी। बच्चे हाफ डे होने की वजह से पहले ही आ चुके थे। ये क्या है पापा? वो कमरे में दाखिल हुआ तो बच्चों की आवाज़ पर सायरा ने सलाम फेरा। ये मेरे बच्चे, तुम्हारे मामा के मूड का इलाज है, बल्कि चिड़चिड़ेपन का। इसने जूते उतारते हुए ज़मीन पर रखा कुछ उठाया। सायरा ने उठकर जय नमाज तय की। क्या मतलब? बच्चों के चेहरों पर हैरानी और शौक सा था। आओ इन्हें छत पर लेकर चलते हैं। चलो बीवी, तुम भी। वह हैरान से आगे बढ़ी। देखो, इस गमले में उगेंगी हरी मिर्चें, इसमें लीमू और तीसरे वाले में धनिया। कैसा? आदिल की बातों पर इसका दिल चाहा तीनों गमले उठाकर अपने सर पर दे मारे। ये क्या मजाक है? जब आपको पता था घर में कुछ पकाने के लिए नहीं है, फिर भी सुबह बगैर कुछ बताए निकल गए। वो एकदम गुस्से में आ गई। ओफो भाई, दूध तो देकर गया था। वो तीनों गमले बच्चों के साथ लेकर बाएं छत की तरफ बढ़ गया। ये क्या बेकार चीज़ें उठा लाए हैं? इन्हीं पैसों का आटा या सब्जी ले आते। वो फ्रिज से गूंदा हुआ आटा रोटियां पकाने के लिए निकालने लगी। ये बेकार नहीं है, देखना चंद दिनों में इनमें कैसे सब्जी उगती है। नर्सरी वाले से ये खाद लेकर आया हूँ, स्पेशल किस्म की। सिर्फ 1.5 माह में मुकम्मल तौर पर उगाएंगे। और मगर इनका क्या फ़ायदा? चंद दिनों में सूख सड़ जाएंगे। वो बड़बड़ाती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। इस वक्त जबकि महंगाई अरूज पर है, हमें इसी तरह की बचतों और शॉर्टकट्स की ज़रूरत है। पता है, जब हिरोशिमा पर अमेरिका ने बमबारी की तो इसके बाद से अभी तक जापान की बहुत सी ज़मीनें काबिल काश नहीं हो सकीं। इसके बावजूद जापानी लोग अपने घरों में इस तरह के आराइशी गमले जा बजा रखते, दीवारों, खिड़कियों, दरवाज़ों से लटकाते अपनी फूलों, सब्जियों और फलों की छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करते हैं। हमारी तरह ववेला नहीं करते। वो किचन में आकर तवा चूल्हे पर पटकते हुए रोटियां बेलने लगी। मालूम था बादल साहब लंबा लेक्चर देंगे। एक गमला नोट उगाने के लिए भी ले आते। अगले माह का किराया इसमें उगाता स्पेशल खाद से, और इससे अगले माह इनकी फीसें। वो किचन के दरवाजे पर आकर गुस्से में बोली और फिर पलट गई। आदिल और बच्चे हंसने लगे। मैं नमाज पढ़ा हूँ, फिर खाना खाता हूँ। वो रोटियां पका रही थी जब आदिल कहकर नीचे उतर गया। वो बच्चों को खाना खिला चुकी थी जब वो जुमे की नमाज पढ़कर वापस आया। उफ, आज तो बहुत थकावट हो गई। रात को 2 बार लाइट गई, नींद भी पूरी नहीं हुई। खाना खाते ही आदिल ने कहा और बेड के साथ टेक लगाकर नींद दराज हो गया। अब शाम को क्या करूंगी मैं? इससे पहले कि वो खर्राटे शुरू करता, सायरा जल्दी से बोली, हाँ वो मैं। वो सीधा हो गया। जावेद भाई को किराया दे आया हूँ और वह बिजली का बिल भी। पानी का मैंने कह दिया अभी थोड़े दिनों बाद दे दूंगा। वो बेचारे खुद बड़े परेशान थे और जल्द से जुलूस और रैलियां निकल रही हैं। वकीलों और जर्नलिस्ट का इस मुल्क में टफ टाइम चल रहा है। वैसे हमारा चैनल तो स्टार्ट हो गया है और अखबार से पाबंदियां भी काफ़ी हद तक उठ गई हैं। उम्मीद है चंद दिनों तक हालात बेहतर हो जाएंगे। वो जमाई लेते हुए फिर से सोने की तैयारी करने लगा। किराए और बिल के पैसे कहाँ से आए? वो बेसब्री से बोली। अकाउंट सेक्शन से लिए थे। 6,000 रुपया पड़ा है। अभी उठता हूँ तो आटा, सब्जी और दूसरी चीज़ें ले आऊँगा। इसने कहकर तकिया सर के नीचे रखा और आंखें मूंद लीं। वो बच्चों के बैग उठाकर इनकी कापियां किताबें चेक करने लगी। रमना के टेस्ट में मार्क्स आज भी कम थे,
पता नहीं इस नालायक को साइंस की समझ क्यों नहीं आती। इसने झुलाकर इसकी डायरी निकाली। छुट्टियां 10 जून को होंगी। होमवर्क 3 माह की फ़ीस जमा करवाने के बाद दिया जाएगा। फ़ीस यकम से लेकर 20 तारीख तक जमा करवाई जा सकती है। नोट पढ़ते ही इसे आग सी लग गई। एक तो पहले ही खाने पीने के लाले पड़े हैं, दूसरे ये गले काटने को तैयार हैं। बेहिस मुआशरे के बेहिस लोग तालीम दे रहे हैं कि बेच रहे हैं कि ये बच्चों को इंसान बनाएंगे, जो खुद अभी इंसानियत के पहले दर्जे से नाबल्द हैं। और रवादारी, खलूस नीयत, एहसास ज़िम्मेदारी कुछ भी तो नहीं इनके पास। ये बच्चों को क्या देंगे। वो जलती भुनती बच्चों के बैग यूं ही खुले छोड़कर किचन की तरफ आ गई। नीचे से दोनों मियाँ बीवी के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। एक आप ही तो रह गए हैं हक के अलमदार चैंपियन। लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, ना मिले। भाड़ में जाए ये अदलो इंसाफ का डंका। हमारे बच्चों को रोटी तो मिले, क्या करूं इनके पेटों पर पत्थर बांध कर इंसाफ का झंडा उठाकर नारेबाजी करूं। अरे जो खुद अपने आप को, अपने घर को, अपने बच्चों को इस मुआशरे की बेइंसाफी से निजात ना दिला सके, वो दूसरों को क्या इंसाफ दिलाएंगे। रोज जाते हैं, खाली खुली नारेबाजी करके आ जाते हैं, या 2-4 डंडे खाकर। जमहूरियत आएगी, सब सारे दलदल दूर हो जाएंगे, सारे जख्म भर जाएंगे। देख लिए इस दोखली जमहूरियत के समरात। फिर से बड़ों की झोलियां भरने लगी और आप लोग धूप में लड़ने, डंडे गोली खाने के लिए इंसाफ इंसाफ पुकारते हैं। तंग आई हूं मैं इस तमाशे से। बस जा रही हूं आज ही उकाड़े। और जब तक इस मनहूस वकालत को लात मारकर कुछ और रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं करते, नहीं आऊंगी। मुनज़्ज़ा भाभी शेरनी की तरह गरज रही थीं। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करे। बेचारी 1.25 साल से ये अजाब झेल रही है। आज तो फटना ही था। वो बेदिली से चाय का कप बनाकर बाहर निकली तो धूप के आगे जैसे किसी ने मटियाली सी चादर बिछा दी। आंधी का सा गुबार शुमाल से उठ रहा था। नीचे अब मुकम्मल खामोशी थी। वो चाय लेकर पिछले कमरे की तरफ आ गई। बाहर हवा सी चलने लगी थी। इसने छत की तरफ का दरवाज़ा खोल दिया। सामने बैरूनी दीवार के साथ दीवार के साए में 3 गमले और उनमें नाजुक से पौधे हिल रहे थे। इससे चाय पीते हुए हंसी सी आ गई। क्या इनकलाबी सोच का बंदा है, हर बात को मस्बत अंदाज में लेना। आजकल के सख्त परेशानियों के दौर में ऐसे मस्बत सोच वाले लोग ही ठीक है। कम से कम मेरी तरह हर वक्त जलते कुटते तो नहीं। अभी इसका चाय का कप ख़त्म भी नहीं हुआ था कि आंधी का गुबार आसमान के चारों किनारों तक फैलकर धूम मचाने लगा। दरवाजे खिड़कियां ज़ोर ज़ोर से बजने लगे, जिसके शोर से बच्चे भी उठ गए। इसी वक्त लाइट भी चली गई, मगर अब इसकी परवाह किससे थी। थोड़ी देर में आंधी के गुबार से बादलों के झंडे निकले थे। ओहो भाई, मुझे सामान लिख दो, मैं ले आऊं, फिर मौसम जाने कैसा हो जाए। आदिल के जल्दी मचाने पर इसने आटा, चावल और 2-4 ज़रूरी सब्जियां कागज़ पर घसीट दीं। पापा, हमने चिप्स और पकोड़े खाने हैं, इसका सामान भी लेकर आए। हुसैन तो आदिल के साथ ही चला गया। हसन पीछे से पुकारा था। जब आदिल सामान लेकर आया तो बारिश के मोटे मोटे छींटे पड़ने लगे थे। इसने पकौड़ों और चिप्स की प्लेट भरकर नीचे भिजवा दी। मालूम नहीं नीचे की फिजा कैसी थी। बज़ाहिर तो मुकम्मल खामोशी थी। 3 महीनों की फीसें इकट्ठी जमा करवाने का नोटिस भेज दिया है स्कूल वालों ने। चाय के दौरान ही इसने वो इतला दी जो दोपहर भर इसका खून जलाती रही थी। बच्चे बरसती बारिश में छत पर नहा रहे थे। नीचे से सना, वलीद और आयशा भी आ गए थे। लाइट अभी तक नहीं आई थी, मगर इसकी कमी किसी को भी महसूस नहीं हो रही थी। आदिल ने हस्बे आदत सिर्फ हूँ की थी, तो कहाँ से करेंगे। वह हस्बे आदत बेचैनी से बोली, मालूम नहीं ये इतने परसुकून कैसे रह लेते हैं। अभी तो ये बारिश रुक जाए तो मुझे ऑफिस पहुंचना है, पहले ही दोपहर हो गई है। चाय का खाली कप रखते ही आदिल फिक्रमंदी से कहते हुए उठ खड़ा हुआ तो वो झुला सी गई, और जो मैंने पूछा है वो झुलाहट छुपा न सकी। हर बात को लेकर ना बैठ जाया करो। अब अगर किसी मसले को पकड़ कर इसका मातम करना शुरू कर दो तो वो जान नहीं छोड़ता और जान को चिमटता है। कुछ चीज़ें अल्लाह पर और वक्त पर भी छोड़ दिया करो। सारे जहां की फिक्रें अपने दिमाग पर लाद कर कुटते रहो। इतना अच्छा मौसम है, चाय पी है, पकोड़े खाए हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हर वक्त मुंह बसूरने से कुछ नहीं होता। वो जूते पहनते हुए इसे थोड़ा डांटते, थोड़ा समझाते हुए बाल बनाने लगा और खुदा हाफिज कहकर मध्यम पड़ती बारिश में सीढ़ियां उतर गया। वो भी उठकर छत पर आ गई। कमज़ोर से पौधे सुहाने मौसम और बरसती बारिश से खुश होकर खूब झूम रहे थे। इसे पहली बार इन पर प्यार सा आया, अपनायत सी महसूस हुई, जैसे बच्चों को बेफिक्र खिलते चेहरों और बेवजह हंसी से ताज़ा दम सी कर गई थी। ठीक कहा आदिल ने, यूं मसले को पकड़ कर इसकी जान खाने से कुछ भी नहीं होने वाला, उल्टा ये खूबसूरत सुहाने लम्हात गुम हो जाएंगे। वो हाथ फैलाकर बारिश के कतरों को महसूस करने लगी। इसी वक्त मुनज़्ज़ा ऊपर आ गई। मैंने कहा हम भी थोड़ा मौसम का मज़ा ले लें, फारिग होना। किराए की अदायगी के बाद मालिक मकान अमूमन इसी तरह की खुश अखलाक़ी का मुजाहरा किया करते थे। इसे 7-8 सालों का तजुर्बा था। वो भी मुस्कुराने लगी। आ जाए, फारिग ही हूँ। इसने पिछले कमरे से कुर्सी घसीट कर छत के करीब कर दी। चाय बनाकर लाऊं?
नहीं, अभी पी कर आ रही हूँ तुम्हारे पकौड़ों के साथ। क्या आदिल भाई के अखबार का मसला हल हो गया? वो तजस्सुस में आई थी, वो सर हिलाकर रह गई। वो अगली सुबह बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी जब आदिल नहाकर तौलिए से सर रगड़ता बाहर निकला। इन्हें आज स्कूल ना भेजो। इसकी अनोखी फरमाइश पर वो हैरानी से आदिल का मुंह तकने लगी। आदिल और बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवाने का कहे, क्या मतलब? आज हफ्ता है, कल वैसे भी संडे है, तो छुट्टी क्यों? वो रमना की पोनी बदस्तूर बनाते हुए बोली, भाई मैं आज इन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा। क्या कोई जलूस है जिसमें बच्चे स्कूल की किताबें और दूध की बोतलें हाथ में लेकर एहतजाजी रैली निकालेंगे? वो चिढ़कर बोली, ऐसा भी हो जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, बच्चों औरतें सबको निकलना पड़ेगा, ख्वाह एहतजाज के लिए निकलें या अपना वजूद मनवाने। वो कपड़े उठाए दूसरे कमरे में चला गया। क्या सुबह सुबह अपनी फिलासफी झाड़नी शुरू कर दी है? क्या आज अखबार की ड्यूटी घर करने का इरादा है? वो बच्चों का आधा अधूरा बनाना शेक तैयार करने किचन की तरफ भागी। देखो मेरी बात गौर से सुनो। वो आदिल और बच्चों का नाश्ता लेकर किचन से आई तो आदिल और बच्चे तैयार थे। मैं इन चारों को घर के पास गवर्नमेंट के जो बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल हैं, इधर दाखिल करवाने जा रहा हूँ। वो बोला ही था कि सायरा के हाथ से ट्रे छूटते छूटते रह गई। क्या मतलब, क्या मजाक है ये सुबह सुबह? वो बुरा मानकर बोली, बीवी जितनी चादर हो इतने पैर पसारने चाहिए, और तुम भूल रही हो मैं और तुम भी इन्हीं टाटों वाले सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। अब हम लोगों के दिमाग में जाने कौन सा अंग्रेजी का कीड़ा समाया है। अपर क्लास की नकाली के चक्कर में हम अपनी चाल भी भूल रहे हैं। महज अंग्रेज़ी सीखने के लिए तो तुम फिक्र ना करो। इंशाल्लाह मेरे बच्चे अंग्रेज़ी में ना तो कभी फेल होंगे, ना बोलने में किसी से पीछे रहेंगे। इनकी इंग्लिश की जिम्मेदारी मेरी। वो नाश्ते की ट्रे अपनी तरफ खिसकाकर नाश्ता शुरू करने लगा। बच्चे दिलचस्पी से बाप की बातें सुन रहे थे। मगर क्यों क्यों इन टाटों वाले खस्ता हाल डंडा बरदार उस्तादों वाले स्कूलों में मैं अपने बच्चों को भेजूं? फिर वहाँ का माहौल, हरगिज़ नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। वो एकदम से मुश्तैल हो गई। तो क्या अनपढ़ रखोगी इन्हें? वो संजीदगी से बोला। हुसैन देखो नीचे अंकल तैयार हो गए हैं तो कहो मैं आ रहा हूँ। इसने बच्चों को इधर उधर करने की गर्ज से कहा। क्यों अनपढ़ रखूंगी? वो चमक कर बोली, इतनी फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वैन का किराया बचेगा। ये स्कूल घर के करीब भी है और अब वहाँ भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का सिलेबस पढ़ाया जाता है। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों हैं। और देखो जो लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो खुदा न ख्वास्ता ऐबदार हो जाते हैं, नालायक, बदमाश या बेकार हो जाते हैं। ये सिर्फ हमारी गलत सोच है जिसने इन इंग्लिश स्कूलों वाले मगरमच्छों को शेर किया है। अंग्रेजी का हवा, बेहतरीन माहौल का झांसा, शानदार डिग्री का लालच और खपत यहाँ क्या है मालूम है ना तुम्हें? एमबीए, शानदार प्राइवेट कॉलेजेस और इदारों से मास्टर्स डिग्री लेने वाले 4-4 हज़ार की नौकरी के लिए जूतियां चटखाते फिर रहे हैं। क्या इस खौफ से कि कल इनको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, इन्हें अच्छी तालीम से महरूम कर दें? वो शिकस्ता लहजे में बोली, तुमसे किसने कहा कि गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छी तालीम नहीं? अच्छा चलो यूँ करते हैं, इन्हें इन स्कूलों में डाल देते हैं, साथ तुम्हारी अपनी तसल्ली के लिए अच्छी ट्यूशन मुश्किल सब्जेक्ट्स की रखवा देते हैं। फिर कॉलेज तो आगे जाकर भी गवर्नमेंट के अंडर ही आ जाते हैं। मैं और जावेद भाई कल जाकर स्कूल में बात कर आए थे। गर्मियों की छुट्टियों में अव्वल तो कोर्स इतना मुख्तलिफ है ना मुश्किल, इन्हें हम कवर करवा लेंगे। कम से कम इन अफरियत जैसी फीसों से तो निजात मिलेगी। वो सब कुछ तय किए बैठा था। सायरा की आंखों में आंसू आ गए। नज़रों के सामने गवर्नमेंट स्कूलों के बड़े बड़े सालखोर्दा बोसीदा कमरे, टूटा फूटा फर्नीचर, जाले लगी ऊंची ऊंची दीवारें और छतें, सीलन और बू, टूटे फूटे फर्श पर बिछे फटे पुराने टाट और उन पर बैठे इसके नाजुक मिजाज बच्चे, और हैबतनाक शक्ल और तेवर वाले गुस्सीले उस्ताद, बात बात पर मौला बख्श का बेदरेक इस्तेमाल करने वाले। देखो हर बात के लिए हुकूमत पर कनात करना, हाथ पैर छोड़कर सिर्फ आसमानी इमदाद का मुंतज़र रहना दुरुस्त नहीं। हालात जो जा रहे हैं इसकी रोशनी में हमें कुछ जुर्रतमंदाना फैसले करने होंगे। इंग्लिश स्कूलों के इन मौजूर अखराजात वाले दियों को हमने खुद ही बेलगाम कर रखा है। खुद को ग्रेड्स और इंग्लिश में अबूर हासिल करने की कमज़ोरी इनके हाथ देखकर तमाम दुनिया और यूरोपीय ममालिक में अमरा, वज़रा, सदर और वज़ीर आज़मों के बच्चे गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ अगर इन स्कूलों का वैसा मायार नहीं तो क्या हुआ? हमें कोशिश तो करनी चाहिए। फिर इस रोज़ तुम ही कह रही थी, हसन हुसैन को मैथ्स और इंग्लिश के लिए ट्यूशन की ज़रूरत है। अगर इतने महंगे स्कूलों में डालकर भी इन्हें ट्यूशन ही पढ़ानी है तो फिर क्या फ़ायदा? तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह ना तो ये बिगड़ेंगे ना नालायक होंगे। और जब नालायक ही नहीं होंगे तो उस्ताद क्यों इन पर तशद्दुद करेंगे? अभी 15-20 दिन इन्हें बेच कर देखते हैं, ना माइंड बना तो छुट्टियों के बाद सोच लेंगे। चलो बच्चों, इसने चाय का आखिरी घूंट भरा और बच्चों को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।
वो हैरान परेशान गुमसुम सी चंद कदम इनके पीछे चली और फिर रुक गई। इसी वक्त नीचे से मुनज़्ज़ा बाजी से आवाज़ें देने लगी तो वो दिल बर्दाश्ता सी नीचे उतर गई। इनका और इसका गम सदमा मुश्तरका था। इन दोनों इनकलाबियों के इस अचानक फैसले ने दोनों की ममता को तड़पा कर रख दिया था, मगर बेबसी ऐसी थी कि खुलकर एहतजाज भी नहीं कर सकती थी। एहतजाज की सूरत में इतनी मोटी फीसों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाता। और मज़े की बात, बच्चे जब लौटे तो खुश थे, इनके खदशात के बरक्स। मामा इतना बुरा स्कूल तो नहीं था, और वो जो आप कहे जा रही थी हसन भूल गया। टाइट हुसैन ने लुकमा दिया। नहीं, टाट वाइस्तगी से बोली। कुछ भी नहीं था, डेस्क थे और चेयर्स थीं। टीचर्स तो अच्छी हैं, बस क्लासेस थोड़ी गंदी थीं और बच्चे बहुत ज़्यादा। मगर इधर खेल का ग्राउंड इतना बड़ा है, हमारे स्कूल में तो बिल्कुल छोटा था। वो भी दो दो क्लासों की ब्रेक मिलती तो थोड़ा निकल सकते थे, वरना तो वो स्कूल इस स्कूल के मुकाबले में बहुत तंग और छोटा था, नीची छतों वाला। और मामा हसन सांस लेने के लिए रुका। वहाँ लाइट गई तो पता भी नहीं चला। इतने बड़े बड़े कमरे और खिड़कियाँ, खूब हवा आ रही थी। और हमारे साइंस और मैथ्स के टीचर्स पापा और अंकल जावेद के दोस्त भी हैं, और इन दोनों की तारीफ भी कर रहे थे कि सब लोगों को इन बड़े स्कूलों की बड़ी बड़ी फीसों से बचने के लिए बच्चों को इन्हीं स्कूलों में दाखिल कराना चाहिए। तो मामा आप टेंस ना हो, हम पढ़ लेंगे। फिर वो स्कूल इतना दूर था, वैन वाले अंकल हमें मुर्गों की तरह वैन में ठूंसते थे। और 1 घंटा पहले निकलो सुबह और 1 घंटा छुट्टी के बाद लेट पहुंचो। इधर तो हम 7 मिनट में घर भी पहुंच गए। बच्चे बहुत पुरजोश थे, वो चुप ही रह गई। देखो मेरी जान, अगर अपना घर बनाना है, इन बच्चों को अच्छा फ्यूचर देना है, एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी, तो थोड़ी समझ-बूझ से चलना पड़ेगा। हमारे माशरे में भीड़ चाल का रिवाज है। एक तरफ जो चलता है, सारा माशरा इसके पीछे दौड़ने लगता है, चाहे वो रास्ता इसे सूट करे या ना करे। ठीक है, हम इंग्लिश स्कूलों की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गमगीन होने की क्या ज़रूरत है। बच्चों को घर बिठा लें या वर्कशॉपों में डाल दें। जहालत में रखने से अच्छा है इन्हें तालीम तो दें। 5,000 फ़ीसें और वैन का किराया मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। वो इसका लम्हा भलम्हा गमगीन से संगीन होता चेहरा देखकर आखिर में कुछ बेलिहाज सा होकर बोला था। मुनज़्ज़ा का और इसका ये वाला गम एक था, और दोनों ही बेबस थीं। किस माँ की ख्वाहिश नहीं होती कि इसके बच्चे आला तरीन तालीमी इदारों में तालीम हासिल करें, मगर जहाँ सवाल फ़र्द ही नहीं ख़ानदान की बका का आ जाए, वहाँ कुछ थोड़े कम पर सर तस्लीम खम करना ही पड़ता है। ये एक नाकाबिले बर्दाश्त कड़वा घूंट था, जो इसे बिलाखिर पीना ही पड़ा। 5,000 की बचत से इनके घर का बजट कितना मुतवाज़न हो सकता था, ये एहसास तो खुशगवार था, मगर बच्चे सरकारी स्कूल में ये ख्याल ही किसी गाली की मानद महसूस हो रहा था। ज़रूरी है कि हम हर ख़ासो आम को मतला करते फिरें कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आदल की बात दुरुस्त है। छुट्टियां हैं, इस दौरान क्या पता हालात बेहतर हो जाएं तो हम जल्द ही इन्हें अच्छे स्कूलों में दोबारा से दाखिल करवा दें। इसने इस आखिरी ख्याल से ख़ुद को बहलाया। सायरा, ये सरमायादार तबका हमारा इस्तेहसाल कर रहा है, किस तरह हम समझ ही नहीं सकते। अच्छी तालीम, रोशन दिमाग, बेहतरीन ज़ुबान का लालच देकर। मैं अपने कितने ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो आला तालीमी इदारों में बड़ी बड़ी फ़ीसें देकर पढ़े हैं, मगर ज़ुबान बयान पर अबूर तो क्या, इन्हें अपना मुद्दा भी ढंग से बयान नहीं करना आता। ना बोलना आता है, ना लिखना। उर्दू से इंग्लिश मीडियम के चक्कर ने दूर कर दिया, और इंग्लिश का वो हाल है, आधा तीतर आधा बटेर। कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कहे यह बेहतर नहीं हम अपनी हैसियत को अपनी चादर में रहते हुए अपने बच्चों को इसी मीडियम के ज़रिए तालीम दें, और घर के बेहतरीन माहौल से इनको बेदार मगज़ करें, बाशऊर करें। सुलझे हुए महज़ब। और ये एक जंग है लोअर मिडिल क्लास की, और हम इस क्लास के नुमाइंदे हैं, और हमें आगे बढ़कर इस जंग के ख़िलाफ़ इल्म बुलंद करना होगा, खुद इन्हिसारी का हथियार उठाना होगा। क्या इसमें मेरा साथ दोगी? और वह सर झुकाए इन घड़ियों को कोस रही थी, जब अबा ने एक रिपोर्टर, महज अखबारी रिपोर्टर, से इसकी ग्रेजुएट डिग्री और महज़ब सुलझा हुआ शरीफ होने की बिना पर बतौर दामाद कबूल कर लिया था। मगर आदिल की बातें ऐसी गलत भी ना थीं। इसका अंदाज़ा इसे आने वाले चंद दिनों में हो गया, जब वैन वाले के आने की टेंशन और इससे पहले बच्चों को तैयार करना, नाश्ता करवाना, लंच बॉक्सेस तैयार करना, भागम भाग सीढ़ियों से इनके बैग घसीटते नीचे गेट तक छोड़कर आना, एकदम से सब कुछ पुरसुकून हो गया। बच्चे स्कूल टाइम से 20 मिनट पहले ही खुद तैयार हो जाते। नाश्ता करते, वो इनके लंच तैयार करती और वो आदल के साथ पैदल ही निकल जाते, और दोपहर में पहले के मुकाबले में पौन घंटा पहले ही गली के चंद और बच्चों के साथ वापस आ जाते। कोई साथ ना भी होता तो जावेद भाई के बच्चे भी थे, और वो तो अभी भी अक्सर दोपहर में जल्दी आ जाते थे, सो खुद ही इन्हें स्कूल से जाकर ले आते थे। अच्छी भली सरदर्दी से निजात मिल गई। बरमला दोनों मुनज़्ज़ा और वो इसका ज़ुबान से इजहार तो न करती, मगर इसका एहसास दोनों को हो चुका था। वाकई हमारा माशरा सख्त भीड़ चाल का शिकार है। हमें अपने बहुत से फैसले महज नमूदो नुमाइश के चक्कर में करने पड़ जाते हैं, वरना इस दिखावे से हट कर भी बहुत से रास्ते होते हैं। सिर्फ हमें अपनी सोच को थोड़ा मयार दिखावे के मयार से नीचे लाना पड़ता है।
वो इन 3 तेज़ी से उगते हुए पौधों को पानी देते हुए सोच रही थी। अगरचे अभी आदिल को बकाया जात नहीं मिले थे, मगर इस बार बच्चों की फीसें नहीं जानी थीं। इस ख्याल ने ही इसकी बहुत सी परेशानियों को ख़त्म कर दिया था। अरे ये तो वाकई हरी मिर्चें उग रही हैं। वो झुककर ऊंची होती टहनी के पत्तों में छुपी नन्ही नन्ही कोंफलों को देखने लगी। जावेद भाई को आज जलसे के दौरान बहुत से वकला के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। मुनाजाबाजी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। वही इनके लिए खाना बनाकर नीचे लेकर गई और ज़बरदस्ती मिन्नतें करके 2-2 लुकमे खिलाए। आदिल तो चंद दूसरे कुलीग्स के साथ इनकी रिहाई के लिए निकले हुए थे। वो रात कैसी सख्त थी। बार बार लाइट चली जाती, गर्मी, हब्स, परेशानी, बेबसी और बहैसियत अवाम अपनी बेवकूफ़ी का शदीद एहसास। शायद जावेद ठीक ही कहते हैं, इंसाफ सबको मिलेगा तो सब घरों में खुशियाँ होंगी, रोशनी होगी। आज आज हमारे घर में अंधेरा हुआ है तो सायरा, मुझे एहसास हुआ है कि ये लोग किस मकसद के लिए अपनी जानों की बाजी लगा रहे हैं। हम सब ने दूसरों के मुतालिक सोचना छोड़ दिया है, सिर्फ अपने मुतालिक सोचते हैं। अपनी ही हाजतें, अपनी ही ज़रूरत हमारे मद्देनज़र होती हैं। इसीलिए तो हमारे माशरे में अंधेरा, हब्स और घुटन बढ़ती जा रही है। आग दूर से इस वक्त तक ही रोशनी लगती है जब तक यह हमारे घरों तक ना आ पहुँचे। मुआशरा बेइंसाफ़ी का जुल्म सहते सहते इस आखिरी हद को छू ही गया कि इस आग की लिपटों में हमारे घर भी आ गए। तो सोचो, जिनके घर वाले प्यारे बेटे, शोहर, बाप, भाई बरसों से, महीनों से लापता हैं, जिनका कुछ इल्म ही नहीं जिंदा भी हैं कि नहीं। सोचो इनकी सुबह कैसी होती होगी, इनकी रात कैसी होती होगी। या खुदा हमें माफ़ कर दे, हमें बख्श दे हमारी कोताहियों और कोताबीनियों को, हमारी खुदगर्जी और नफ्सा नफसी को कि इन लोगों के दर्द को हमने महसूस नहीं किया तो आज इस दर्द की चुभन हमारे बदनों में उतरने लगी है। माफ़ कर दे मेरे मौला। पहले तो वो समझी शायद सदमे से बाजी मुनाज़ा के दिमाग की कोई रो भटक गई है, मगर फिर इनकी सच्ची हकीकत भरी बातों से इसकी सोचों को भी झटका सा लगा। वो कितना दूसरों के मुतालिक सोचती है। इसे भी तो हर घड़ी अपने किचन, इसमें पकने वाली हांडी, आटे और चावल के पूरे होने की फ़िक्र होती है। इसने कभी नहीं सोचा साथ वाले घर में आज चूल्हा भी जला है या नहीं। दीवारें घरों के बीच नहीं उठी, दिलों में भी उठ गई हैं, और ये दीवारें दिन ब दिन मोटी होती जा रही हैं। मोटी मामा चुपकेली देखें कितनी मोटी। रमना ने इसे गहरी सोच से चौंकाया था। वो गहरा सांस लेकर रह गई। जावेद भाई तीसरे दिन घर आ गए थे, बहुत कमज़ोर बीमार से। वो 3 ही दिनों में कितने बदले हुए लग रहे थे, मगर इनका अज़म जैसे और भी तवाना हो गया था। ना हम झुकेंगे ना बिकेंगे, चीफ को बहाल करा के दम लेंगे। वो पुरजोर से मिलने आने वालों से खूब ऊंचा ऊंचा कह रहे थे, और पहली बार सायरा को मुनाज़ा के चेहरे पर अनोखी सी फ़ख्रिया चमक फूटती महसूस हुई। वो औरतें खुशकिस्मत होती हैं जिनके मर्द किसी आला मकसद के लिए खड़े हो जाएं, और हम अपनी इस खुशबख्ती को समझ नहीं पाती। इसे मुसलसल अपनी बदकिस्मती गिरदानती रहती हैं और इनके हौसले पस्त करती रहती हैं। इसीलिए तो हमारा माशरा तंज़िली की तरफ जा रहा है कि हम हक़ की आवाज़ बुलंद करने वालों का ना तो साथ देते हैं, ना इनकी हिम्मत बंधाते हैं। लड़ाई के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाता। सब कोल्लू के बैल की तरह आंखों पर खोल चढ़ाए एक ही महवर के गिर्द घूमना चाहते हैं। तो नतीजा क्या निकलेगा? यही अबतरी, बेसकूनी, सब कुछ गलत सलत, उल्टा सीधा मिक्स होने लगेगा तो मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। पहले अफराद, फिर खोल के खोल इन मुश्किलात के चंगल में फंसते जाएंगे। बैरिस्टर रियाज की मिसेज औरतों के दरमियान बैठी बड़े मुदबिराना अंदाज में कह रही थीं, और औरतें अकीदत भरे अंदाज में इन्हें सुन रही थीं। सायरा चुपके से उठकर ऊपर आ गई। इसे अभी रात का खाना भी तैयार करना था, शायद नीचे भी भेजना पड़े। आदिल का कुछ पता नहीं था। जावेद भाई को घर छोड़कर फ़ौरन ही बाहर चले गए थे। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था। वो ऊपर आकर घड़ी देखते हुए मुतफिक्र सी हुई। हसन ऊपर बैठा अपना होमवर्क कर रहा था। अबीर इसके पास ही खेल रही थी। मामा, लाइट कितने बजे जानी है? मेरे अभी 2 काम बाकी हैं। इसे देखते ही हसन ने पूछा तो वो भी हड़बड़ाकर किचन की तरफ भागी। लाइट जाने में फ़कत 25 मिनट थे। ये कर लोगी? वो बैठी बच्चों को होमवर्क करवा रही थी। इस हफ्ते इनके स्कूल में छुट्टियां हो जानी थी। क्या है? आदिल ने एक पेपर सा इसके आगे किया। सर्वे है, ख़वातीन से करना है कि इन्हें पहले महंगाई और दूसरे मसाइल का हल चाहिए या अजाला अदलिया की बहाली। चलो मुझे भी अपने धंधे में लगा लें। इसने सर्वे एक नज़र देखकर मुंह बनाकर कहा, पैसे मिलेंगे देख लो। आदिल ने इसे चमकारा और वो चमक भी गई। कितने? ये तो काम पर डिपेंड करता है। असल में हमारे वीकली मैगजीन की आरफा भट्टी 1 माह की छुट्टी पर चली गई हैं। कुछ काम तो बांट लिए गए। ये मिडिल क्लास का सर्वे मेरे हिस्से में आया। मैगजीन का ये सफ़ा चूँकि ख़वातीन का है, इसलिए मैंने सोचा तुमसे करवा लेता हूँ। कितने लोगों से सर्वे करना है? इसे कुछ दिलचस्पी महसूस हुई। जितने ज़्यादा से कर सको। कितने दिनों में? 2 या 3 दिनों में? चलें ठीक है, मैं कर लूँगी। यूँ भी बच्चों की छुट्टियाँ परसों हो जाएंगी। हसन और हुसैन भी मेरे साथ चलेंगे। इसे इस काम में थ्रिल सी महसूस हुई थी।
तभी जिम्मेदारी ले ली और नताइज इसकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स थे। वो तो ये समझी थी कि ज़्यादातर ख़वातीन इसकी मानिंद ही कहेंगी कि पहले महंगाई और दूसरे मसाइल हल किए जाएं, अदलिया वगैरह बाद में आज़ाद होती रहेगी, मगर ऐसा नहीं था। लोगों की सोच इतनी तेज़ी से और इतनी ज़्यादा तब्दील हो गई है, इसे अंदाज़ा नहीं था। लोग गुंडों और डाकुओं के हरास से अपनी जान के खौफ से इतने परेशान थे कि वो महंगाई के हाथों मरने पर भी तैयार थे कि आज़ाद अदलिया की बहाली पहले चाहते थे, जो इन्हें अपने घरों में मुतमईन ज़िंदगी बसर करने की ज़मानत दे सके। पहली बार तो इन 60 सालों में लोगों ने हकीकी और सच्चे इंसाफ की झलक देखी थी, जिसने इन्हें दीवाना सा कर दिया था। सिर्फ एक झलक ने, जैसे कोह तूर पर जलवा नूर की एक झलक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बेताब कर दिया था, बेहोश। इस तरह सच्चे इंसाफ की एक झलक से लोगों को अपने मुल्क की किस्मत बदलती नज़र आ रही थी, तो वो कुर्बानी देने को तैयार थे। और अगले हफ्ते जब आदिल ने इसे 5,000 रुपये ला कर दिए तो वह हैरान सी हो गई। ये किस बात के? तुम्हारी मेहनत के, जो तुमने सर्वे के लिए की। आदिल के जवाब पर इसकी खुशी की इंतहा न रही। क्या वाकई इसे यकीन नहीं आ रहा था? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और देखो, तुमने सिर्फ सर्वे नहीं किया बल्कि अपने दिल की खोलन भी तंदो तेज़ जुमलों की सूरत तबसरे में की है। एडिटर साहब तो महजूज हुए और लोग खुश कि इनके दिल की जलन को तुमने ज़ुबान दे दी। सर्वे की मेहनत के तो 4,000 थे, 1,000 इस तबसरे के अलहदा से दिए हैं एडिटर साहब ने, और कहा है इस तरह का एक सर्वे किसी भी हॉट टॉपिक पर हर हफ्ते किया जाए। जैसे आजकल स्कूलों में छुट्टियां होने वाली हैं, तो क्या बच्चों को समर कैंप ज्वाइन करना चाहिए या घर पर इन छुट्टियों को कारआमद बनाने की कोशिश करने में वालिदैन को इनकी मदद करनी चाहिए? ये क्या है? वो रुपए मुट्ठी में दबा कर घूमी। तुम्हारे अगले सर्वे का मौजू? वो बेनियाजी से बोला, हरगिज़ नहीं, मैं नहीं करूँगी। डोर टू डोर जाना आसान है, फिर ऐसी बददिमाग ख़वातीन भी होती हैं, दरवाज़ा खोलते ही हाथ में कागज़ फाइल देकर ठक से दरवाज़ा हमारे मुंह पर बंद कर जाती हैं। इसे पिछले सर्वे के दौरान होने वाली इज़्ज़त अफ़ज़ाई के दिन याद आने लगे। देख लो, घर बैठे, मेरा मतलब है बॉस की गरम व तर्ज झेले बगैर एक अच्छी रकम कमा लोगी। आदिल का तीर ठीक निशाने पर बैठा। वो अगले ही लम्हे हथियार डाल चुकी थी। इसे तो रात भर इस खुशी में ढंग से नींद नहीं आई कि वह 5,000 रुपये यकमुश्त कमा चुकी है। वो जो बीए के बाद हर किस्म के तालीमी काम से ख़ुद को फारिग समझ चुकी थी, इस ज़रा सी हौसला अफजाई से बहुत आगे तक का सोचने लगी थी। अपना घर, जिस मकसद को पाने के लिए वो दोनों ये जद्दोजहद भरी ज़िंदगी गुजार रहे थे, मंजिल इसे पास आती दिखाई देने लगी थी। क्या हो रहा है भाई? वो नहाकर बाल ब्रश कर रही थी कि आदिल अंदर दाखिल हुआ। कुछ नहीं, अभी छत धोकर आई हूँ। गर्ज से भुतनी बन गई थी। छुट्टियों में ये अजाब होते हैं। सारा दिन चिड़िया घर के बंदरों की तरह घर में उछल कूद मचाते हैं। छत पर बैट बॉल खेल रहे थे, एक साथ दोनों गमले तोड़ दिए, जिसमें अभी वो गुस्से और सदमे से बोलती चली गई, जिसमें हरी मिर्चें और धनिया लग रहा था। आदिल जल्दी से बोला तो वो पलकें झपकने लगी। तो और क्या, मिर्चें तो अच्छी खासी बड़ी हो रही थीं, और इन बदतमीज़ों ने क्या करती सिवाय चीखने चिल्लाने के। वो गीले बाल ब्रश करके कुर्सी पर बैठ गई। चलो, तुम रेडी हो तो ज़रा बाहर का चक्कर लगा आएँ। आदिल के ऑफ़र पर वो बेहोश होते होते बची। हाँ, बच्चे तो नीचे खेल रहे हैं, हम दोनों चलते हैं। आदिल ने कुछ ऐसे महबूबाना अंदाज में कहा कि इसने उठने और साथ चलने में ज़रा देर न की। जाना कहाँ है? अगरचे अभी शाम ज़्यादा नहीं हुई थी, फिर भी कुछ मौसम बेहतर हो रहा था। हल्के बादलों के साथ हवा भी उड़ती फिर रही थी। आओ तो सही। वो इसे अवेलीन दिनों की तरह बाइक पर उड़ाए ले जा रहा था। ये हम अपने प्लॉट पर आ गए, इधर क्यों लेकर आए? गन का ढेर देखकर दिल ख़राब हो गया। लोगों ने हमारे 3 मरले के प्लॉट को कूड़ादान बना लिया है। कितनी मुश्किलों से तो ये प्लॉट ले सके हैं, और 4 साल गुजर गए, अभी बनने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। प्लॉट की चारदीवारी देखकर इसके दिल में दबा जख्म हरा हो गया। अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, मालूम है न तुम्हें? गेट के आगे बाइक रोककर आदिल ने कहा, और ताला खुलने लगा। इसे पहला कदम रखते ही ज़ोरदार झटका सा लगा था। इसने पलट कर देखा, वो किसी और के किसी के प्लॉट में तो नहीं आ गए। छोटी सी चारदीवारी में रंगों की बहार थी। गेट के दोनों जाने पेड़ लहलहा रहे थे, तो दीवारों के साथ पनीरियाँ बिछी थीं। ये बैंगन का पेड़ है, और ये अमरूद का, ये आम का, और ये लीमू का। इधर टींडे उगेंगे और इधर आलू और गोभी। देखो, जब तक हम घर नहीं बनाते ये ज़मीन हमारे काम आएगी। और जब इतने तंग हालात हों तो आदमी को अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए। कैसा? आदिल की बात पर इसने सुर्ख तमतमाते मशकूर चेहरे के साथ इसे देखा। वरना तो जब भी इधर आती थी, नाक और मुंह के आगे दुपट्टे का गोला बनाने के बावजूद उबकाई आती थी। अब तुम्हें ताजदीन से मिर्चें महंगी बेचने पर चक चक नहीं करना पड़ेगी। बल्कि राज की बात बताऊं, अपनी मुनज़्ज़ा बाजी को इधर से कोई ना कोई सब्ज़ी गिफ्ट करके इन्हें ज़ेरेबार कर सकती हो, और हम छुट्टी के दिन इधर कितने मज़े में गुजार सकते हैं। आदिल ने एक आइडियल हमसफ़र के खाके में जैसे रंग भर दिए थे।
वरना तो वो इसके बहैसियत रिपोर्टर बहुत आजिज़ थी। मेरी जान, मसाइल इतने गंभीर होते नहीं जितने हम सोच सोच कर बना लेते हैं। वरना तो एक हंसी, एक मुस्कुराहट से इन मसाइल को हल्का फुल्का बनाया जा सकता है, बल्कि मेरे नज़दीक तो दूर भगाया जा सकता है। वो वापसी पर इससे कह रहा था और वो सर हिलाई गई। इसे अब लग रहा था मुश्किलों के दिन थोड़े हैं। ओफ़ो, ये चाय की पत्ती कहाँ है? घर आकर वो कपड़े इस्त्री करने लग गई, जबकि आदिल दोनों के लिए चाय बनाने लगा। वो जब भी मेहरबान होता तो इसी अंदाज में होता था। वो अंदर आकर झुंझलाकर पूछ रहा था। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं क्या पूछ रहा हूँ, चाय की पत्ती? वो इसकी हंसी पर चिढ़कर बोला। आदिल डियर, हर मसले का हल एक हंसी, एक मुस्कुराहट से ना सिर्फ मसले को हल्का फुल्का बनाया जा सकता है, बल्कि दूर भगाया जा सकता है। इसलिए तो हंस रही हूँ कि पत्ती है नहीं और पैसे भी ख़त्म हैं। तो वो फिर से हंस दी। तो आदिल इसे घूरते हुए सीढ़ियाँ उतर गया तो वो खुद ही हंसने लगी। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी तफसीली राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।